तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु आके बैठता है, एरिस साइन है, उसमें राहु आके बैठता है तो किस तरीके का प्रभाव हो जाता है? फर्स्ट हाउस हमें क्या दर्शाता है? देखिए, फर्स्ट हाउस में एरिस हो या टॉरस हो या वर्गो हो या लिब्रा हो, कोई भी हो, फर्स्ट हाउस अपने आप को पहचानने का हाउस होता है, हमारी पर्सनालिटी का हाउस होता है। राइट। ठीक है, हम कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, सेकेंड हाउस जो होता है ना, वो वेल्थ और वाणी का होता है। ठीक है, मतलब अपनी जुबान से कमा रहे हो। राइट। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। थर्ड हाउस कुंडली में क्या बताता है? साथ में अगर राहु आके बैठ जाता है तो फिर थर्ड हाउस का किस तरीके का नेचर हो जाता है? थर्ड हाउस में राहु सबसे अच्छा होता है फिर, क्योंकि थर्ड हाउस में आते ही के साथ ही राहु के अंदर, राहु ना इंसान को करेजियस बना देता है, करेज आ जाता है, कुछ भी कर गुजरने की चाह। 11th हाउस में बैठा हुआ राहु किस तरीके का प्रभाव देता है व्यक्ति के ऊपर? 11th हाउस में अगर राहु बैठा है, दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली इन एक्सीलेंट पोजीशन। 11th हाउस को जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी में समझा है, मैं समझती हूँ 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठ जाए वो अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुंडली में बैठे हुए राहु पर, कि राहु का नेचर क्या होता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति राहु और केतु और शनि से बहुत ज्यादा डरते हैं, पर ये एपिसोड खास आपके लिए बनाया जा रहा है राहु पर। और आने वाली आपको हमारे जो भी एपिसोड्स आएंगे वहां आप अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि एक लग्न होता है, लग्न में अगर राहु बैठा है तो आपको किस तरीके का प्रभाव देगा। अगर सप्तम भाव में बैठा है तो क्या उसका सच में नेचर चेंज हो जाएगा? हमने हमेशा ग्रहों की दृष्टि के बारे में सुना है, क्या राहु की भी कोई दृष्टि होती है? ये आज इस एपिसोड में आपके सारे सवालों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आज आप घर बैठे अपने राहु के बारे में जान सकते हैं। 5th हाउस में राहु बैठा है तो कैसा प्रभाव देने वाला है, अगर 12th में बैठा है तो कैसा प्रभाव देने वाला है। तो एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी कुंडली में राहु किसी न किसी भाव में जरूर बैठा होगा। तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर एक एपिसोड आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला है। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोनिया सिंह मैम। स्वागत करते, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, हमारे व्यूअर्स ना, आपने बहुत ऐसी रेमेडीज दी हैं, राशियों को लेके बात की है, तो होता है ना कि आप डिटेल में लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले मुझे ये जानना है मैम, राहु का नेचर क्या है और लोग राहु से इतना क्यों डरते हैं? राहु का नेचर क्या है, राहु से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि राहु एक ना फॉग तरीके का है, स्मोक है, कहते हैं सर है, ठीक है, धड़ है ही नहीं, और एक मायावी प्लैनेट टाइप का है कि ये कुछ भी करवा सकता है, और एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी करवा सकता है। राहु जहां चला जाए उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत चेंजेस आएंगे। डिपेंड करता है कि आपका राहु कौन से भाव में, किस राशि में है, किस डिग्री में है, तो उस हिसाब से राहु की अच्छी बुरी या मिली जुली चीजें, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पर हाँ, राहु का सर है तो वो दिमाग से चलता है, यानी एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है। आप यूनिवर्स में देखेंगे या अपने सौर मंडल में देखेंगे या लोगों के साथ रह के देखेंगे, तो जो लोग बहुत सोच सोच के चलते हैं वो सही है, और जो लोग ज्यादा इमोशंस के साथ चल रहे हैं वो दुखी हैं। ठीक है, तो राहु जहां होगा वो आपको प्रैक्टिकल बना देगा। प्रैक्टिकल प्लैनेट है, हेड है, बॉडी का रेस्ट पार्ट है नहीं, तो आपको सोचने की भी शक्ति भी देता है और सोचने की पूरी शक्ति को क्षीण भी कर देता है एक समय में जाके। तो बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है, मैं तो ये कहूँगी, और बहुत अच्छा भी है। तो जैसे राहु को लेके ना, हम स्टार्ट करने से पहले हम हर भाव में जाएंगे, तो प्लीज वेट जरूर करिएगा कि राहु क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, या मारक है, या कारक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल भारती जी, मैं आपको ये बताऊंगी, राहु ना तो क्रूर में आएगा, ना ही पाप में आएगा, ना ही मारक में आएगा। ये क्रूर किस राशि में जाके हो रहा है। ओके, ठीक है, शनि के साथ भी राहु कभी बार क्रूर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शनि एक जजमेंटल प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है। राइट। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। तो राहु आपको शॉर्टकट सिखाता है, शनि को शॉर्टकट नहीं चाहिए। तो अगर राहु शनि के साथ है तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, वही राहु अगर बृहस्पति की राशि में है, ठीक है, बृहस्पति के ज़ोडिएक में है,
तो वो खराब हो जाएगा। और अगर बाकी मंगल के साथ है या सूर्य के साथ है तो अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा के साथ आपके मन को ही मतलब दिमाग से इतना सोचने पे मजबूर कर देगा कि वो एक अच्छे रिजल्ट देते देते भी नेगेटिव दे जाएगा, क्योंकि परिणाम नेगेटिव कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिटेलिंग होता है, ये जब हम कुंडली देखते हैं तो जो उसका लग्न चार्ट होता है, हम वहां देखते हैं कि राहु हमारा किस राशि में बैठा है और उसकी जो 3 दृष्टियां हैं वो किस किस घर में पड़ रही हैं, और वहां बैठे हुए प्लैनेट कौन कौन से हैं। कि कहीं वहां शनि तो नहीं है वहां, क्योंकि राहु के जस्ट ऑपोजिट केतु होता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि केतु अकेला ही बैठेगा। कभी बार आपने देखा होगा 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है तो वहां पे मंगल भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी आ जाता है, कई बार शुक्र भी आ जाता है, किसी किसी के बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी हैविंग अ यूनिक प्लैनेटरी पोजीशंस इन चार्ट। तो उस तरीके से राहु का ये देखा जाएगा। सबसे ज्यादा अगर मैं एकदम बोलूंगी मारक कारक में आएगा तो अगर ये बृहस्पति के एस्पेक्ट में आ रहा है तो ये मारक या खराब ग्रह में ही माना जाएगा। शनि के साथ ये मिला जुला देता है, क्योंकि शनि कई बार एक होता है राहु की दशा में शनि का आना, एक होता है शनि की दशा में राहु का आना। ठीक इसी तरीके से एक होता है बृहस्पति की दशा में राहु का आना, और एक होता है राहु की दशा में बृहस्पति का आना। तो कोई भी कॉमन नहीं पूछेगा ओ राहु बृहस्पति पहले भी आया था तो वैसा ही करेगा, पर बहुत डिफरेंट रिजल्ट होता है। जब राहु में बृहस्पति आएगा तो राहु इज अ मेन लॉर्ड ऑफ द दशा। ठीक है, अब मेन आपकी महादशा का मेन लॉर्ड राहु है, तो राहु पहले स्टार्ट करेगा, मतलब उसका फीचर पहले दिख जाएगा। अब अगर बृहस्पति की दशा में राहु आ रहा है तो बृहस्पति के हिसाब से चलेगा, क्योंकि बृहस्पति ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट है, तो वो राहु को कंट्रोल करेगा। तो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में बैठा राहु किस भाव को देख रहा है, किस राशि में है, या किस लॉर्ड का किस हाउस को ओन कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसकी चीजें पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, आई डोंट नो किसी ने पहले बोला है या नहीं बोला है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है अगर आप इसे समझ लो तो यू कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। 100%। शनि आप जैसे जैसे एक्शन करोगे वैसे वैसे रिजल्ट देगा। बट ऑलवेज रिमेम्बर, हमारा दिमाग, ठीक है, हमारा दिमाग जो है वो राहु है, वो राहु ही को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे बुद्धि है, मरकरी है, पर कहीं ना कहीं राहु है। तो कहीं ना कहीं वो राहु अगर बहुत अच्छे से आपने समझ के एक्शंस किए, ठीक है, तो आप 110% एज से जाके सक्सेस लेकर चले आएंगे। क्या ऐसा भी होता है, बस ये समझने की बात है। बहुत से लोग राहु के ही गोचर में ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनको लगता है कि मतलब वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, राहु ने तो कैप्चर कर लिया है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि राहु को समझिए, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है उसको समझिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेनेट है जो वाकई में चमत्कार कर देता है अगर आपने उसको सही से समझा है तो आप सबसे पहले हम चलते हैं किसी की जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु आके बैठ जाता है। पहले आज हम जो बात करेंगे मैम, कौन सी कुंडली पे बात करने वाले हैं? हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम उसके 12 भाव के नेचर को समझ लेते हैं कि 12 भाव में राहु किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि राहु अगर लग्नेश आपका मेष है या वृष है या मिथुन है या कर्क है तो इसमें किस तरीके के परिणाम देगा। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी भी रहे और उनको समझ में भी आए। तो हम अभी जो हम पूरे 12 भाव कवर करेंगे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल काल पुरुष की। तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु आके बैठता है, एरिस साइन है, उसमें राहु आके बैठता है तो किस तरीके का प्रभाव हो जाता है? फर्स्ट हाउस हमें क्या दर्शाता है? देखिए, फर्स्ट हाउस में एरिस हो या टॉरस हो या वर्गो हो या लिब्रा हो, कोई भी हो, फर्स्ट हाउस अपने आप में अपने आप को पहचानने का हाउस होता है, हमारी पर्सनालिटी का हाउस होता है। ठीक है, हम कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप सही से प्लैनेट्स को समझें, ठीक है, तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का जो वार्तालाप होगा या जो उसके सोचने की शक्ति होगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, क्विक पैशनेट डिसीजन, क्विक डिसीजन। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब ये अटेंशन सीकर होते हैं, मतलब इनके अंदर कुशलता बहुत होती है, भले इनके अंदर कुशलता नहीं भी हो पर ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखेंगे कि ऑटोमेटिकली सबकी अटेंशन इनके पास आ जाएगी।
तो ये फर्स्ट हाउस में होता है जी। अब वहां कोई भी राशि बैठी होगी, राशि का लॉर्ड देखेंगे, ये उसी हिसाब से अपनी एक प्रवृत्ति को अप करेगा और एक प्रवृत्ति को डाउन कर देगा। ठीक है, अगर एरिस की बात करूं तो अटेंशन सीकर होता है, पर ज्यादातर अटेंशन किसकी चाहिए, मेल या फीमेल? तो ये वो लिखे हुए नंबर से पता चलता है कि अटेंशन आ रही है तो कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। ठीक है, अब एरिस है, मेष राशि अपने आप में इसका स्वामी मंगल है, ब्रह्मचारी हनुमान जी का प्लैनेट है, वो है ज़ोडिएक है, और मंगल वैसे भी भूमि देवता हैं, ठीक है। तो ऐसे में राहु क्या अट्रैक्ट कर रहा है, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, यानी आइडियाज दे रहा है और क्राउड में अट्रैक्ट कर रहा है उन लोगों को जो बिजनेसमैन है जी, जो बड़े लोग हैं। उसकी स्पीकिंग स्किल ऐसी है कि वो मेष राशि में बैठ गया और मंगल है मेष राशि का स्वामी, ठीक है, ऐसे में राहु बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, परसोना कहाँ जाएगा, परसोना भी वैसा ही बनेगा फिर हनुमान जी जैसा, यानी कि सबके बीच में बैठेगा और फिर एक सलाह देगा और सबकी अटेंटिवली फोकस सब उधर ही आ जाएगा, और आने के बाद क्या होगा कि सब उसकी ही सुनेंगे। ये राहु का कमाल होता है। क्या बात है, ठीक है, ऐसे चलता है राहु। राहु अगर आपको फेमस कर रहा है तो डिफरेंट तरीके से फेमस कर देगा फर्स्ट हाउस में बैठ के, ठीक है, और वही राहु कई बार आपको अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट करा देगा। क्योंकि ट्रू पर्सनालिटी को पहचानने की का हाउस है और राहु बैठ गया, और राहु के पास तो दिमाग है, धड़ तो है ही नहीं, है डेड है खाली, तो वो आपको क्यों जाने देगा, वो तो अपना ग्रिप करके चलेगा ना, वो आपको क्यों ही समझाएगा कि आप हकीकत में क्या हो। तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा, डिटैच कर देगा, आपको कहेगा कि आप ही हो जो कुछ हो। ये चीज है, मतलब ये कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आप मतलब वो सेल्फ डाउट में आ जाओगे कि मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो एक नक्षत्र बदलेगा दिन का, या एक योग बदलेगा, या एक डेट बदलेगी, एक डिग्री कम होगी, या एक सुबह से शाम भी होती है ना, राइट, तो उसमें भी इंसान के दिमाग में एक थॉट आता है कि ये जो मैंने किया ये कितना सही था, ठीक है, मैंने कर तो दिया, सही भी किया। अगर आप इसको बहुत ही देखो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, उनकी भी कुंडली में राहु होता होगा ना, बिल्कुल, पर उनकी कुंडली में बाकी भी प्लैनेट थे, तो क्या वो आपको क्या लगता है कि जो क्राइम उन्होंने किया, फिर चाहे वो जेब काटना था या कोई चोरी चपारी करनी थी, ठीक है, वो कैसे किया होगा, कहाँ से आई वो बुद्धि, तो वो राहु एक्टिवेट करता है। वो चीजें राहु एक्टिवेट कर देता है, वो कर देगा, और फिर इंसान, मैंने बोला ना, वो आपको घुमा देगा, आप क्या थे क्या, और मजबूरी में डाल के घुमाएगा ताकि आप उसे दोष भी ना दे पाओ, करेक्ट, ठीक है। चोर से पूछो कि तुमने चोरी क्यों की, तो कहेगा भाई मेरे को रोटी नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने चोरी करी, मैं क्या करता, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, वो भी चोरी करते हैं, वो भी राहु का कमाल होता है, ठीक है। तो राहु किस राशि में है, लग्न में कौन सी राशि है, ये बताएगा कि इंसान चोर बनने वाला है या फिर गरीब चोर बनने वाला है या अमीर चोर बनने वाला है, ये भी बता देगा। तो सेल्फ डाउट में डाल देता है राहु। जैसे भी आपने बताया क्रिमिनल का, हाँ। आज रेपिस्ट की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि वो रेपिस्ट बन जाते हैं? लस्ट का प्लैनेट है राहु, ठीक है। शुक्र अगर नीच भाव में जाके और किसी जैसे 8वें घर में बैठ जाए, ठीक है, या 7th हाउस में बैठ जाए, यहाँ कोई युति बना दे, तो ऐसे केस में जो रेपिस्ट होते हैं, अगर उनकी कुंडली को देखा जाए तो प्लैनेट की पोजीशन यहाँ कहीं बन रही होगी, तो ये ठीक है। और दूसरा चंद्रमा, मतलब यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो दोनों तरफ देखा जाएगा कि जो सामने जिसके साथ भी ये जो विक्टिम है उनका चंद्रमा कहाँ था, ठीक है, कि वो कौन से भाव में था उस समय, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि चंद्रमा की स्थिति होती है 2.25 दिन से 2.5 दिन की, इतनी घड़ी होती है उसकी, तो वो ही टाइम में जब विक्टिम का चंद्रमा कुछ कथित भाव में होता है तो वहां पे वो बन जाता है। पर डिपेंड करता है, हर किसी की कुंडली में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्पेशली ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, उनका ये रहता है, उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। वो कुछ ना कोई ना कोई या तो n नंबर ऑफ क्रूर ग्रह लेके हैं, ओके, ठीक है, नीच के हैं, ठीक है,
और संकीर्ण स्थिति है, लाइक जैसे उनका द्वितीय भाव पीड़ित है, 5th हाउस पीड़ित है, और उनका 8th हाउस भी पीड़ित हो गया है। इधर 6th हाउस में भी कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया है जो आपको बहुत ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उधर फिर 12th हाउस में आपका जो मोक्ष का प्लैनेट एरिया है, वहां पे भी कोई ऐसा प्लैनेट बन गया, बैठ गया जाके, जहां पे वो आपके डिजायर्स बढ़ा रहा है, ठीक है। डिजायर अगर वहां वीनस बैठ जाएगा तो वो तो कहेगा मेरे को तो विदेश जाना है, चंद्रमा बैठ जाएगा तो कहेगा मुझे तो घूमना है, ठीक है। तो डिजायर्स बढ़ा रहा है। तो ऐसे भी प्लैनेटरी पोजीशंस बनते हैं जहां पे ऐसी चीजें हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, तो कहीं ना कहीं पोजीशंस तो बिल्कुल इन्हीं में ही बनती है। इन्हीं में ही बनती है। अब मैम आते हैं हम सेकंड हाउस में। बिल्कुल। सेकंड हाउस हमें क्या दर्शाता है व्यक्ति के लिए, सेकंड हाउस क्यों है, और इसमें राहु आके बैठ जाता है तो फिर राहु का नेचर किस तरीके का हो जाता है? देखो, सेकंड हाउस जो होता है ना, वो वेल्थ और वाणी का होता है, ठीक है। मतलब आप अपनी जुबान से कमा रहे हो, राइट। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में अगर राहु बैठ जाए सेकंड हाउस में जाके, तो कुछ लोग चुप रह के कमा रहे होंगे, कुछ लोग बोल के कमा रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग साथ में बात करके कमा रहे होंगे, या कुछ लोग बिना कुछ करे ही कमा रहे होंगे, राइट। तो वो वेल्थ का है, ठीक है। सेकंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो पैसा कैसे कमाना है, ये डिजायर से स्टार्ट करता है। कैसे कमा के लगाना कहाँ है वो नहीं, कमाना कैसे है, आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं, सेकंड हाउस ये बताता है, ठीक है। अब जिसकी एरिस है वहां पे टॉरस भी है, ठीक है। तो टॉरस वाला जो होगा वो आइडिया जनरेट हो रहा होगा ना, तो वो जनरेट करके ये भी देख रहा होगा इसको किस तरीके से किसके साथ मिलकर अप्लाई करना है। तुरंत प्रवृत्ति बदल जाएगी। अगर वहीं जेमिनाई आ जाएगा तो उस जगह को कुछ शॉर्टकट में देखूं और ऐसा देखूं कि फटाफट पैसा बन जाए। अगर वहीं कर्क राशि आ जाएगी तो वो थोड़ा मन को चंचल कर देता है, वो सोचता है इसको भी कर दूंगा, या इस वाले रास्ते से, या इस, मतलब जैसे कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक लड़के ने एक लड़की को बोला कि भाई वी हैव अ रिलेशनशिप बट आई हैव नो गुड फाइनेंशियल्स, सो कैन यू सपोर्ट मी। तो शी सपोर्टेड एंड आफ्टर टेकिंग मनी ही वेंट ऑफ। तो क्यों हुआ? वो वही राहु, या तो लड़के का ऐसा था या उस समय लड़की का ऐसा था कि भाई वो करा ही गया, ठीक है। तो ये सोर्स जनरेट करता है, भूख बढ़ाता है पैसे की, और फिर साथ ही साथ आपको ना ड्रामेटिक और मैनिपुलेटिव बनाता है। इसको पैसा कमाना है, भूख बढ़ रही है, राइट, कुछ भी करके पैसा निकालेगा, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल साम दाम दंड भेद सब लगा देगा। और सबसे ज्यादा जो सेकेंड हाउस में आता है, फैमिली के स्टेटस को ऑब्सेसिव कर देगा, ठीक है। जैसे जब आप देखेंगे, जब भी सेकेंड हाउस में राहु होगा तो द पर्सन विल बी क्वाइट ऑब्सेसिव अबाउट हिज और हर फैमिली स्टेटस वाइज भी, और इमेज वाइज भी कॉन्शियस हो जाएगा थोड़ा सा। सेकंड में राहु है तो वो ऑब्सेसिव बनाएगा आपको, इमेज के लिए ऑब्सेसिव बनाएगा, फैमिली इमेज के लिए ऑब्सेसिव बनाएगा। ज्यादातर अगर आप देखेंगे, अगर सेकंड हाउस में राहु है तो उस समय पे वो इंसान जिस किसी से भी बात कर रहा होगा वो यही कहेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। मैं की भाव आ जाना, मैं नहीं, अपने आप को बताने का भाव आ जाना। मैं वाला तो ईगो होता है, ईगो नहीं आता है इसमें, उसको तो मैनिपुलेट करना है ना, राइट। ईगो नहीं आता है, लेकिन वो अपने बारे में ज्यादा बताएगा। अब फिर वही चीज आ जाती है कि राशि कौन सी बैठी है, ठीक है। राशि पे डिपेंड करता है। अगर वो सैटर्न की राशि में है तो हाँ भाई होगा, ठीक है, किसी में भी कैप्रिकॉर्न या उसमें एक्वेरियस में है। अगर वो जुपिटर की राशि में है तो जुपिटर तो घर में बदनाम और बाहर खुलेआम उसको जनता प्यार करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। अब वही मिथुन में बाहर के हाँ वो नहीं, जो दिखता है, जो दिख रहा है वो बाहर ही दिख रहा है। जुपिटर का है ना, वो घर में कहाँ टिक पाता है, उसको घर में लोग पूछते भी नहीं है, ठीक है। मैं ही कहती हूँ, मैंने कहा भाई तुम खाना भी कैसे खा रहे हो घर में, ये भी बता दो, तो सब कहते हैं बस मिल जाता है, ठीक है। बस खाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो उनको बाहर ज्यादा सम्मान मिलता है क्योंकि वो उतने प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ना, उनको प्रेजेंट करना आता है। भाई जुपिटर वाले जो होते हैं ना वो बहुत सही लोग होते हैं। ऐसा वो जो उनके साथ घर में हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि वो होते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। वो चला जाता है उनके ऊपर, इसलिए ऐसा होता है। अगर वो अपने आप को मुर्गी समझना बंद कर दे तो वही सही भी हो सकता है। कभी बार ऐसा होता है कि बताना पड़ता है कि ये मैंने किया। जुपिटर यही नहीं करता है, वो दुनिया में बताएगा, घर में आगे नहीं बताएगा। यही होता है जुपिटर। और शनि दिखाएगा कि देखो मैंने कर दिखाया।
Correct. और राहु चमचमाएगा, जैसे दिवाली की लड़ होती है ना, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। क्योंकि उसकी इंटेंशन है वहां पे। तो जब तक वो नहीं पूरी होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। Correct. वो हिसाब है राहु का सेकंड हाउस में। क्या बात है। अब आते हैं हम थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कुंडली में क्या बताता है, साथ में अगर राहु आके बैठ जाए तो फिर थर्ड हाउस का किस तरीके का नेचर हो जाता है और किस तरीके का प्रभाव व्यक्ति को देना स्टार्ट कर देता है। थर्ड हाउस में राहु सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट थर्ड हाउस में। ओके। फिर क्योंकि थर्ड हाउस में आते ही के साथ ही राहु के अंदर, राहु ना इंसान को करेजियस बना देता है, करेज आ जाता है, कुछ भी कर गुजरने की चाह, मतलब उससे कुछ करवा लो। ओके। क्योंकि उसको फिर उतने के, फिर वहां पे वो अगर थोड़ा सा कर रहा है तो वो उसको मिल भी तो बहुत कुछ रहा है ना। सेकंड हाउस में तो उसने आइडिया जनरेट किया। करेक्ट। अब वो आइडिया सही जगह प्लेस हुआ, ये कहाँ से पता चल रहा है? वो तो थर्ड हाउस से पता चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड हाउस में राहु हमेशा अच्छे परिणाम दे देता है। और कहा जाता है कि मतलब जैसे हम लोगों ने ज्योतिष पढ़ा है या हम ज्योतिष में रिसर्च भी करते रहते हैं, तो 11th हाउस में भी जाके राहु एक जगह अच्छे परिणाम देता है, पर एक एज के बाद ऐसे नहीं कि बचपन से ही देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं चेंजेस। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि थर्ड हाउस में जब राहु आएगा, करेज लेकर आएगा, और वो भी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड करेज जहां पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब उसके एक बोलते ही काम हो जाए। ओके। ये वाला कंडीशन रहता है, काफी कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि इसका अपना मतलब ये मान के चलो कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेस पर है। पैसा, काल पुरुष की कुंडली में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और फियरलेस होता है, बोल्ड होता है और रिस्क टेकर होता है। तो जो आज की डेट में रिस्क ले रहा है वही सफल हो रहा है। करेक्ट। दूसरी चीज, जो थर्ड हाउस का राहु होगा वो आपको मीडिया या पॉलिटिक्स या ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पैसा भी आपको भर भर के मिल रहा है, वो लेके भी उसी तरफ ही चला जाएगा। उसका मेन फोकस पैसा होता है। क्योंकि राहु का तो मेन फोकस मायावी शक्ति है ना, तो माया क्या है? पैसा। करेक्ट। अब माया अच्छी हो ढंग से आए या बुरी ढंग से आए, माया तो माया है, वो माया आनी है। ठीक है, तो राहु के साथ आ रही है तो अब सोच लो कैसी आएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ये यहाँ बैठता है, ये क्योंकि कंफर्टेबल हो जाता है, अचीवर हो जाता है, रिस्क टेकर हो जाता है, तो इसकी राइवलरीज भी बढ़ती हैं। फिर इसके भाई बहन इसके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि राइवलरीज इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि ये किसी को ज्ञान नहीं देगा, सीधे जाके एक्शन। लोगों को यही बुरा लगेगा तुमने हमसे पूछा तक नहीं, ये चीज है। ओके, ऐसा हो जाता है। तो जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में मैम बताया था कि राहु की दृष्टि होती है, तो राहु की कौन कौन सी वो दृष्टि होती है? 5th 7th 9। 5th 7th 9। हाँ, जहां पे राहु बैठा है वहां से आप 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर दृष्टि में देख लीजिए। और दृष्टि में साथ साथ ये भी देखिए कि लॉर्ड कौन है वहां का, लॉर्ड कौन है, हाउस का नंबर क्या है। क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस हो गया, और वही अगर सेकंड हाउस में है तो फिर वो 6th हाउस। ठीक है, और यहाँ से 6th हाउस हो गया, और फिर यहाँ से 8th हाउस हो गया, और फिर यहाँ से 10th हाउस हो गया। तो 10th हाउस बिजनेस का हाउस होता है, और वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो दृष्टि उसकी 10th हाउस में पड़ रही है, तो यानी कि वहां केतु प्लेस हो गया है। ठीक है, अब आप क्या काम ऐसा करो जिससे पैसा आ जाए, ये चीज हो गई। ठीक है, अब आपका काम भी तो चलना चाहिए ना पैसा, क्योंकि राहु देख रहा है। अब वही राहु अगर आपको 8th हाउस में देख रहा है तो वहां केतु बैठा हुआ है, तो एक तरफ राहु आपको आइडिया जनरेट करा रहा है और केतु का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि केतु उस आइडिया को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि केतु कर रहा है। और वो केतु कहाँ ले जा रहा है? 8th हाउस में खोज, इसकी शोध कर लेते हैं, इसका रिसर्च मारते हैं, इसमें होता क्या है, चलो ये देखते हैं। केतु सपोर्ट कर देता है वहां पे। दृष्टि में जहां आएगा ना केतु, 5 और 7 और 9 वाली जो दृष्टि होती है राहु की, सपोर्ट कर देती है बेसिकली। इसलिए हम दृष्टि को भी समझते हैं, दृष्टि को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दृष्टि नहीं समझेंगे तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? और राहु है तो राहु का तो भाई दृष्टि तो देखना बनता ही बनता है, क्योंकि अगर 5वें घर पे राहु की दृष्टि आ रही है तो आप मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल ग्रजेस होंगे आपके अंदर, मीन्स आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहे होंगे। करेक्ट। ठीक है, वो ग्रजेस में एक होता है 5th में जाके राहु बैठ गया, एक होता है दृष्टि भी पड़ गई, तो एक टाइम ड्यूरेशन तक किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके मन में इमोशनल ग्रजेस आ जाएंगे। करेक्ट।
और फिफ्थ में बैठ गया तो फिर भंडार ही आपने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि आपको मिला ही नहीं वो आप जो चीज चाह रहे थे कि मुझे लाइफ में अटेंशन मिल जाए, केयर मिल जाए, प्यार मिल जाए, ये सब चाहिए, तो वो नहीं देगा, वो नहीं देगा राहु आपको। अब आपको अगर वो चाहिए तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ, लोग आके आपको सम्मान भी देंगे, इज्जत भी देंगे, पर वो मेटलिस्टिक लगेगा थोड़ा सा। तो ये होता है, राहु ऐसा ही बनाता है आपको। ये है राहु को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 5, 7, 9 ये दृष्टि को समझना। साथ में वहां एक में तो ऑब्वियसली ऑपोजिट वाली जो सबसे पहले आएगी, जैसे फर्स्ट में 7 हम देख रहे हैं तो इधर केतु आ रहा है, तो एक दृष्टि तो उसकी सीधे सीधे केतु पे ही जा रही होगी। करेक्ट। लेकिन वहां केतु के साथ लॉर्ड कौन सा है, कोई और प्लैनेट तो नहीं है। गोचर में भी देखिए, लग्न में भी देखिए, और चंद्र में भी देखिए, ठीक है, हर जगह देखिए, D9 में भी देखो, D1 में भी देखो, जहां जहां मतलब जो जो हमारे मेजर पार्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो जो चार्ट्स होते हैं होरा वगैरह, सब में देखो आप, क्योंकि राहु बहुत सेकंड में रिजल्ट चेंज करता है। ओके, ये चीज है। अब आते हैं मैम 4th हाउस पर। 4th हाउस कुंडली का क्या कहता है? साथ में अगर राहु वहां प्लेस हो जाता है तो किस तरीके के सिग्निफिकेशंस उसके हो जाते हैं? 4th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो एक चीज मैं बता दूं, इसके साथ कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, अगर 4th हाउस का राहु है तो ये इंसान प्रॉपर्टीज में जरूर जाएगा। क्योंकि इसका मेन मकसद होता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। तो ये क्या करेगा, छोटे से शुरू करेगा। इसका एक नेचर चलेगा यहाँ पे, पैटर्न नेचर। नॉर्मली ये इमोशनल ग्राउंडिंग का प्लेस है, लेकिन यहाँ एक पैटर्न बिहेवियर चलेगा। ये अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। राहु को हर्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार उसे समझ में आ गया कि इस एक्शन से मुझे हर्ट हो रहा है, आप नहीं कर पाओगे उसे हर्ट। डिटरमाइंड हो जाएगा। हर भाव में जाके वो डिटरमाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर सेकंड हाउस में, जैसे मैंने बोला, आइडिया जनरेट कर रहा है, अगर उसको पता चल गया कि ये मेरे आइडिया का बेनिफिट तो कोई और ले जा रहा है, वो देगा ही नहीं अपना आइडिया। पेड कर देगा आइडिया। हम लोग पेड आइडिया ले जाओ, कर लो काम, पैसे दो, पैसे मतलब है ना, पैसे से मतलब है ना। तो 4th हाउस का जो हाउस होता है, 4th हाउस का जो राहु होता है, इमोशनल ग्राउंडिंग का हाउस होता है। लेकिन इसके 2 पैटर्न है। 4th हाउस में अगर राहु बैठा है तो ऑब्वियसली मदर रिलेटेड या मदर की फैमिली रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, लग्जरियस होम का क्रेज रहेगा। और एक चीज जो इसमें रहेगी, जो बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लोगों को परेशान कर रही है, या बहुत ज्यादा इमोशनल इनसिक्योरिटीज, डाउट, इमोशनल डाउट्स। एक होता है इमोशनल डाउट हो गया, एक होता है आते रहना, ऐसे विचार आते रहना, तो डाउट क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटीज क्रिएट करता है। लेकिन इसका एक पैटर्न बिहेवियर चलता है, ये इंक्रीज करेगा आपको 4th हाउस में बैठ के। अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो उससे पहले शुरुआत करवाएगा वो मारुति 800 से, फिर डिजायर के ऊपर कोई दूसरा ब्रांड, फिर करते करते आपको मर्सिडीज या BMW या ऑडी तक पहुंचा देगा, टेक्सला भी दिला दे, ठीक है। ये इस लेवल में चलता है, क्योंकि ये देगा ही देगा। क्योंकि राहु जब आएगा 18 दिन, 18 महीने, इट इज इनफ टू ओन द लग्जरी ऑफ लाइफ। 18 साल। और जब 18 साल के लिए आता है तो ड्यूरेशन लंबी होती है, तो उस समय इंसान का दिमाग जितने उत्पात मचा सकता है वो मचाता है, ठीक है। लेकिन पैसा भी कमाता है, उड़ाता है तो कमाता भी है। बहुत उत्पात मचा रहा है, नो डाउट, वो तो दिख रहा है कि उत्पात मचा ही रहा है, लेकिन बढ़िया वाला, क्योंकि वो चीज वैसे चलती है। राहु की दशा में पैसा बहुत आता है, अंट शंट पैसा आता है। कभी पता चला लोग कुछ नहीं तो लिफाफे में इतना दे गए जितना सोचा नहीं था, ऐसे भी आता है। डिपेंड करता है सिचुएशन, कैसे किसी की शादी हो रही है, अब पता चला उस लड़की की या लड़के के लिफाफे में ही इतना पैसा आ गया कि माँ बाप ये सोच रहे हैं, अरे भगवान जी आपने क्या कर दिया। तो वो राहु है ना। अब आते हैं मैम हम 5th हाउस में। 5th हाउस का कुंडली का 5th हाउस क्या कहता है, वहाँ राहु आके बैठ जाता है, तो फिर वो उसका किस तरीके का बिहेवियर हो जाता है, कैसा रिजल्ट देना स्टार्ट करता है? 5th हाउस के राहु के लिए मैं हमेशा ये कहूंगी, क्योंकि ये एजुकेशन का हाउस है, संतान का हाउस है, आपके लव रिलेशनशिप का हाउस है। लव मीन्स लव विद एनीवन, मीन्स आपका अगर अपने माता पिता को भी ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसको भी कंसीडर करेंगे यहाँ पे। नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वाला मत रखिए, सब कंसीडर करिएगा। लव मीन्स लव, ठीक है।
सारे लव ले लीजिए जितने भी हैं धरती पे, ठीक है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो नेटल की तरफ से हो, चाहे मेटेरियल हो, ठीक है, जितने भी हैं सारे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लो। अब यहाँ पे बैठा हुआ राहु इन्हीं डिजायर्स के पीछे इंसान को भगाता है, भागो, भागता रहेगा इंसान, क्योंकि उसे क्योंकि वो राहु सिखाना चाह रहा है अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करो, दिमाग चला रहा है, पर मन तो नहीं कंट्रोल हो ना, मन तो 11th हाउस में बैठा हुआ है, केतु, ठीक है, तो वो तो भगाएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों प्लैनेट एक साथ हो जाए तो काया पलट हो जाए इंसान की। तो यहाँ के लिए मैं हमेशा बोलूंगी 5th हाउस में अगर किसी का राहु है और अगर कोई इंसान किसी चीज के पीछे बहुत जी जान लगा रहा है, इमीडिएट नोट पे ना उसको वहीं छोड़ो, वही, मतलब कोई मतलब नहीं रखना। हाँ, उसको तुरंत उस पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, एंग्जाइटी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, एंग्जाइटी हो रही है, कहीं ना कहीं राहु केतु ये 5th हाउस में होंगे, डिप्रेशन दे देते हैं, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करने की जगह आप इमोशनल फ्लो में चले गए, फ्लो में चले जाते, आप उसमें खुद फ्लो कर गए, इसी चक्कर में आपकी एजुकेशन खराब हुई या एजुकेशन में ड्रॉप लगा, इसी चक्कर में जैसे जो न्यू कपल्स होते हैं जो बेबी कंसीविंग के लिए देख रहे हैं, दे लॉस्ट देयर बेबी ईदर इन अ सुप्रीम एंजाइटी और इन अ हाई बीपी इशू और मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, ठीक है। तो 5th हाउस का राहु तो अकस्मात तरीके से चोट देगा ही देगा, और कहाँ देगा, आपके मन को देगा, आपके पढ़ाई को देगा और आपके संतान को देगा। तो 3 चीज जगह अगर आपकी खराब हो रही है लाइफ की, तो आप स्टेबल कहाँ हो, राइट, नहीं, मतलब मेन पॉइंट ऑफ वो पंच करता है, बिल्कुल। अब यहीं से अगर हम 5 के हिसाब से दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5, इसकी एक तो 9th हाउस पे चली गई, ठीक है, एक चली गई आपकी इसके 11th हाउस पे जहां केतु बैठा है, और एक लग्न पे आ जाती है। तो जो लग्न में राहु बैठ के परिणाम दे रहा था, वही 5th हाउस में बैठ के राहु भी परिणाम दे रहा है। अब आप देखोगे लग्न में मेरा 5th हाउस के राहु के साथ लग्न में कौन सा प्लैनेट है, सपोज वहां पे मून है, तो वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग देगा, साथ में डिप्रेशन भी देगा, दोनों ही देगा। अब दोनों करो आप, टफ स्टेट, और ऊपर से वो वहां पे कोई ऐसी ज़ोडिएक को रख दे लाइक सैटर्न, तब तो सोने पे सुहागा, अब तो आपका दिमाग गया। पर ऐसे लोग देर सबेर जब इन्हें समझ में आ जाता है अब नहीं होगा, अब मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा, जिस दिन ये छोड़ते हैं उस दिन इन्हें मिल जाता है। जिस दिन हार मान लेते हैं उसी दिन हार नहीं, मतलब किसी भी चीज से मन छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए, अब मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो लोग इनका आके अभिषेक भी कर दें। ऐसी जगह है 5th हाउस, एक ऐसी जगह है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे बैठा हुआ इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर ले, अब लोग कहेंगे हमें तो गाड़ी लेनी है और 5th हाउस में राहु बैठा है, तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को बोलती हूँ, भाई अगर कोई भी सपना है तो एक पर्चे पे लिखो और उसके बाद उसको भूल जाओ, क्योंकि वो राहु अपने हिसाब से देगा और बेस्ट देगा, करेक्ट, बेस्ट, उसके जैसा फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये है। अब आते हैं मैम 6th हाउस पर, कुंडली का 6th हाउस क्या कहता है और यहाँ बैठा हुआ राहु किस तरीके का प्रभाव देता है, उसका नेचर कैसा हो जाता है यहाँ बैठने के बाद। 6th हाउस में बैठा हुआ राहु अगर है किसी का, तो भाई इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि इनसे दुश्मनी करना बेवकूफी है, क्योंकि अपने जोन में है राहु। 6th हाउस इसका खुद का घर है राहु का, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। 6th हाउस में राहु आते ही यानी आपके एनिमीज तो हो ही नहीं सकते, और जो एनिमीज हैं भी, ठीक है, अगर कोई एनिमीज हो भी रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे, ठीक है। वहीं जहां 6th हाउस में शनि आ जाता है तो आपको थोड़ा बैटल दे देता है कि आप थोड़ा फाइट करो, खत्म तो वो हो ही जाएंगे क्योंकि शनि है, कार्मिक प्लैनेट है, लेकिन राहु अगर आ जाता है तो वो साइलेंटली सब गायब हो जाएंगे, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वो सब गायब हो जाएंगे, ऐसा होता है। 6th हाउस का राहु हमेशा अच्छा होता है क्योंकि ये शत्रु हंता माना जाता है, रोग शोक,
इन सब का हाउस होता है 6th हाउस, इन तो सबसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे रहा है, आपको ना मतलब एक डिफेंडर बना रहा है। आपको अगर कोई बीमारी भी लग जा रही है तो आप लड़ जाओगे उससे, राइट। ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ राहु कि अगर 6th हाउस में है तो आपके अंदर एक डिफेंडिंग क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको पॉलिटिक्स में या लॉ में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसी जगहों पे आपको सक्सेस दिलाता है। ओके। 6th हाउस का राहु, और वो भी बहुत सरप्राइजिंग विन होते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से हो गया सरप्राइजिंग विनिंग, यानी कि ऐसा विन जो आपने सोचा भी ना, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज से आपको फाइट करना सिखा देता है 6th हाउस का राहु। और एक हेल्थ इशू ऐसा रहेगा जो चलता ही रहेगा, मतलब आप उससे फाइट करते रहोगे, या आपका वो मेंटल कैपेसिटी ऐसा होगा कि अब आप उससे फाइट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चलता ही रहेगा। ओके। छठे भाव में अगर राहु आके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, हाँ, फेयर फाइट देगा। ओके। फिर ऐसी कुंडली के वो कौन से ऐसे भाव हैं जो राहु वहां बैठ के काफी कंफर्टेबल हो जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट देता है? 3rd हाउस में राहु अच्छा है, 11th हाउस में राहु अच्छा है, और 6th हाउस में भी राहु अच्छा है। अब लोग बात करेंगे 8 और 12 में क्या है। 8 और 12 में भी राहु अच्छा है, पर उस पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जोन, अगर कोई कहता है कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ एंड 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्ष, तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इधर मृत्यु भाव में बैठना, तो अगर आपके अंदर जीवन को बचाने का लालच है तो उसको बचाने के लिए आप शोध कर जाओगे, कोई ना कोई मार्ग अच्छा चुनोगे। अकस्मात तरीके से जो चीजें होती है ना, वहां पे कई बार ऐसा देखा गया है कि प्लेसमेंट होती हैं, ठीक है, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स होती हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाए, वो एक अकस्मात, और समझ भी इसलिए नहीं पाए क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के प्लैनेट की ऊर्जा ही ऐसी थी कि वो हमें इतना नहीं दे रही थी वाइब की हम उस चीज पे फोकस कर पाए। दिमाग जाने की कोशिश कर भी रहा था तो भी नहीं समझ में आ रहा था। तो दोनों तरफ से सिचुएशन बनती है, ये नहीं कि किसी एक की वजह से दूसरा के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इन लाइफ एंड डेथ। जब लाइफ में इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो डेथ में भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति अचानक ही आपकी जिंदगी से चला गया है तो देयर इज द रीजन, वहां पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है। कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई प्लैनेट या सामने वाले का प्लैनेट ऐसा था कि वो हुआ। हाँ, और आप नहीं जा पाए क्योंकि आप उस ऊर्जा में नहीं थे, या आपका प्लैनेट उस ऊर्जा में नहीं था। ये चीज थी, तो वो चीज है, वहां पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर इसी की यही चीज होती है, हम यही कहते हैं कि अगर इसको कोई समझ ले, 8th हाउस में बैठा हुआ राहु कैसे अच्छा हो सकता है, तो भाई 8th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको सबसे पहले प्रोटेक्टिव बना देगा, बोलेगा गाड़ी धीरे चलाओ ताकि एक्सीडेंट ना हो। करेक्ट, बच गई जान। ठीक है। अब 8th हाउस का ही राहु ऐसा होगा जो आपको ले जाके सही डॉक्टर पे भी पहुंचा सकता है, गलत डॉक्टर पे भी पहुंचा सकता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो यहाँ आपको अपने इंस्टिंक्ट की सुननी है, क्योंकि 8th हाउस का राहु देख कर रहा है आइडिया वाले भाव में, दृष्टि सेकंड में जा रही है, केतु बैठा है वहां पे। तो प्रॉब्लम क्या है, मन से जुड़ी हुई, केतु बैठ गया ना वहां पे जाके, मन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो उसको दिमाग से ही सोचना पड़ेगा। और अगर मन से सोच रहे हो तो मन का जो पहला भाव आया है, सही है या गलत है, उस पर वर्क कर जाओ। एक इंस्टिंक्ट चलता है इंसान का हमेशा, दिन में कोई एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे वो इंस्टिंक्ट वर्क करता है। तो मोनिया मैम, हम आते हैं 7th हाउस पर। तो 7th हाउस कुंडली का क्या कहता है, व्यक्ति को क्या दर्शाता है 7th हाउस, और वहां अगर राहु प्लेस हो जाता है तो किस तरीके का उसका बिहेवियर और नेचर हो जाता है वहाँ? जैसे हम सभी जानते हैं 7th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग मोस्टली पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, मैरिज। तो एक मेजर हिस्सा हो गया। अगर आप मैरिज ही देखेंगे, अगर आप सिर्फ मैरिज ही देख रहे हैं तो भी मेजर हो गया, और अगर आप किसी व्यापार में और वहां पार्टनर है तो भी मेजर हो गया। ठीक है। अब 7th हाउस में अगर राहु है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ पार्टनर, ठीक है, तो यहाँ आगे प्लैनेट ना बहुत डिफरेंट बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ना एक दूसरी मेल या फीमेल एनर्जी लेके चल रहा है, वो चल रही है बिल्कुल उसके साथ। ठीक है।
अब होता क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा राहु का जो बिहेवियर होता है वो लेसनिंग, जो लेसन हम दे सीखते हैं या जो हमें समझना चाहिए, वो हमें ये समझना चाहिए कि हम ऑनेस्टी और लॉयल्टी को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब हम ईमानदार हैं सामने वाले के साथ, ठीक है। अगर आपकी ईमानदारी गई तो आपका बिजनेस भी ठप पड़ जाएगा और आपकी शादी भी खराब हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। अब जब राहु यहाँ आ जाता है तो ये ऑब्सेशन ले आता है, जिसका पार्टनर के प्रति। हाँ पार्टनर के प्रति भी ले आएगा, अपने वर्क के, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए भी ले आएगा, बिजनेस का पार्टनर है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो ऑब्सेसिव साउंड कर रहा होगा, ठीक है। राहु ऐसे कर देता है। और दूसरी चीज थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन जोन में रखता है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। 7th हाउस में अगर किसी के राहु बैठ गया है तो इस इंसान को सेटिस्फाई करना फॉर पर्टिकुलर मोटिव इज मैरिज और पार्टनरशिप, वो नहीं किसी कीमत पे सेटिस्फाई होगा, किसी कीमत पे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑब्सेशन है ना। करेक्ट, या तो उसके हिसाब से चलो या उसे बता के चलो, वो सिंपल समझाएगा, ठीक है। और यही चीज क्या करती है कि आपको अनयूजुअल एक्ट में फंसा देती है, ठीक है। यही चीज क्या करती है कि आपको ना बाहरी दुनिया में बड़ा अट्रैक्ट कराती है। और जब 7th हाउस में अगर किसी फीमेल के 7th हाउस में राहु है तो आप कभी उससे बात करिए या उसको देखिए, वो पता है क्या कर रही होगी, वो सबसे पहले पता है क्या करेगी। मुझे पड़ोस वाली आंटी थी ना, वो ऐसा, उनके घर में मैं गई थी, उनके टीवी के पास ऐसा एक शो पीस रखा था, वो यही कर एक जाता है जर्नली, है ना। ये 7th हाउस का राहु है। और अगर मेल है तो तुमने तो रोटी अच्छी नहीं बनाई थी, लेकिन शर्मा जी की बहू जो है ना बहुत अच्छी रोटी बनी हुई थी, ये 7th हाउस का राहु। अब अगर बिजनेस में देखें तो 7th हाउस में अगर हम चले जाएं तो राशि और ये सब देखें तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एक सोच रहा होगा कि बिजनेस 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 वो लगा हुआ है किसी तरीके से कि कैसे भी करके बिजनेस सही हो जाए जी। और दूसरा वाला बैठा हुआ है, इससे कोई फर्क ही नहीं है, वो अपने आप को ग्रूम करने में लगा है, ठीक है, उसको ग्रूमिंग ही नजर आ रही है, ठीक है। एक पागलों की तरह लगा हुआ है और एक ग्रूम कर रहा है, तो वो ऑपोजिट चला जाएगा। दोनों को कुछ जाना पड़ेगा ना चीज में, तो दोनों को काम करना पड़ेगा। एक बैठा है सैलून में, एक बैठा है वर्क प्लेस पे, तो झगड़े ऑब्वियसली झगड़े हो रहे हैं। यही थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है और फिर नुकसान होता है। और यही चीटिंग भी मिलती है, यही डिसअपॉइंटमेंट्स भी आ जाते हैं, यहीं पे आप डिससेटिस्फाई होते हो। तो यहाँ पे राहु अगर आ जाता है तो मैंने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप उसको समझो कि उसके साथ मुझे करना क्या है। आपको अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ है तो आप अपने पार्टनर को बोलो ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद मी, फिर चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, फिर चाहे वो आपका मैरिज पार्टनर हो, सिंपल, ठीक है। नहीं तो वो ऑनेस्ट मजबूर कर देगा ऐसा ऐसा कुछ करके कि आपको सच बोलो, सच बोलो, और नहीं तो आओ बैठो, फिर वो ऐसा कर देगा। ये खींच के लाएगा आपको, बिल्कुल खींच के लाएगा। और क्यों खींच के लाएगा, क्योंकि उसका नेचर है, उसे चाहिए ऑनेस्टी वहां पे। यहाँ आके राहु थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसे डिजायर है कि लॉयल्टी चाहिए मुझे, चाहिए मैं भी लॉयल हूं तो सामने वाले से लॉयल्टी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और वो क्यों चाहिए, रीजन राहु की 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही है, केतु बैठा है, ठीक है, तो वो तो लॉयल्टी मांगेगा, कहेगा तुम तो मेरा मन हो, मन से जुड़ी हुई चीज हो, तो मुझे तो चाहिए, तो दो। वो लेगा 110% लेगा लॉयल्टी और बैलेंस पूरा बनवाएगा, और नहीं बनेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, या तो बिजनेस डूब जाएगा या फिर आपकी शादी टूट जाएगी। अब आप चॉइस इज योर, बचाना है तो बी लॉयल, राइट। तो जिनके डाइवोर्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, जिनके दृष्टि भी देख ले, दृष्टि भी चेक, अगर दृष्टि भी पड़ रही होगी ना तो सबसे पहले बोलो सच ही बोल दो, ताकि रुक जाए, ताकि सही हो जाए। और अगर कोई छुपाता है कि नहीं बताना कि ऐसा कुछ चल भी रहा है हमारी फैमिली में या वो सब, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि 18 महीने के पीरियड के बाद तो राहु का गोचर होगा ना, तो लग्न में तो बैठ गया पर गोचर भी तो चल रहा है, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट निकल कर आएगा ही आएगा। ये चीज है, बहुत कुछ बताती है कुंडली व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, और कैसे आपको अपने रिश्ते को संभालना है, कैसे उनको कंट्रोल, मतलब कंट्रोल इन द सेंस एक प्यारा सा खुशहाल परिवार बनाना है, वो भी प्लानिट आपको बताते हैं। उनके लिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप प्लीज अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा, ऐसा कुछ है और आपकी
रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई, तो क्या उसकी रेमेडीज हो सकते हैं? तो उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर को चार्ट दिखाना चाहिए। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बेसिकली होता है ना बहुत कुछ, एक डीप एक हाउस ना हम 2-2.5 घंटे बात कर सकते हैं, राइट मैम? एक हाउस इतना कुछ कहता है, पर हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, पर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी ही पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं मैम 8th हाउस पर। तो 8th हाउस में बैठा हुआ राहु कैसा होता है, और 8 कुंडली का 8th हाउस क्या कहता है, कैसा उसका नेचर होता है? कुंडली का 8th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्क को, सडन अप्स एंड डाउन्स को, ठीक है, चीजें एकदम से सही हो रही हैं, एकदम से खराब हो जा रही हैं, तो 8th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी ये एक ऐसा हाउस है जहाँ राहु बैठ जाए तो अगर वो अपने सही प्रभाव को समझ पा रहा है इंसान, क्योंकि केतु भी तो साथ में चल रहा है ना, समझ भी तो आनी चाहिए, तो वो चीज अगर वो सही से समझ पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मैक्सिमम लोग इसे तो मृत्यु का खाना कहते हैं कि भाई मृत्यु का भाव देखा जाता है इस खाने से 8th हाउस से, पर मैं मानती हूँ कि मृत्यु के बारे में भी अगर पता चलता है 8th हाउस से, तो ये भी तो पता चल रहा है ना मृत्यु कैसे हो रही है, तो बचा लो अपने आप को। करेक्ट। वहां बैठे हुए प्लेनेट आपको बता देंगे कि आप के साथ क्या घटना घटने वाली है, कब घटने वाली है, कुछ ना कुछ तो अंदेशा देंगे ही, सारा तो नहीं बता सकते पर कुछ ना कुछ अंदेशा तो देंगे ही। सही बात। तो 8th हाउस, लेकिन सब लोग सब कीनली फोकस हो जाते हैं डेथ पे, लेकिन यही एक हाउस ऐसा है जो आपको गहन विद्याओं से जोड़ता है। यहाँ राहु बैठ जाए तो आपको डीप नॉलेज में ले जाएगा, शोध कराएगा। अब चॉइस इज योर कि आप शोध किस चीज की करनी है। करेक्ट। अकल्ट्स में भी चले जाते हैं लोग और पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं लोग, और किसी ना किसी गुप्त तरीके से, गलत नहीं, गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं लोग, रिस्क लेना जानते हैं ऐसे लोग जिनके 8th हाउस में राहु होता है, ठीक है, क्योंकि इनको ना ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। द 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेदर इट इज योर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेदर इट इज योर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कर देगा। डेथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ना, आप एक बॉडी से निकल के दूसरी योनि में चले गए, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसको पॉजिटिव माइंडसेट से ले लेते हैं, लेकिन अगर हाँ मृत्यु तो सांसारिक सत्य है, ये तो झुटला देना बेवकूफी है। मैं तो कहती हूँ सबकी होनी है, सबकी होनी है, हाँ, बस लोग इसमें पीछे ना पड़े कि कब कब कब, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता होता है या वो नहीं देख सकते, पर मैंने देखा है, जहां तक मैंने समझा है, ये सवाल का जवाब जब आ जाता है ना तो व्यक्ति की जल्दी हो जाती है, तो व्यक्ति जल्दी नहीं, व्यक्ति वहां से ही खोना शुरू करता है लाइफ को, फिर वो पहुंच ही जाता है और जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि भाई सभी लोगों की 100 वर्ष की आयु है, भगवान इतनी ही बनी रहे, सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे ही रहे। लेकिन हाँ, इस हाउस को बहुत अगर पॉजिटिविटी से लेना है तो दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हैव टू ट्रांसफॉर्म, तो गो एंड चेक राहु इज देयर और नॉट, अगर है तो स्किल अप एनहांसमेंट होगा ही होगा। आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जॉब के लिए जाओगे ही जाओगे, ठीक है। आप कोई ना कोई ऐसी गुप्त एजुकेशन ले लोगे या ज्ञान ले लोगे जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, अलग तरीके से ही पता चलेगा लोगों को कि ऐसा भी कुछ है, तो वो चीज राहु कराता है। क्या बात है। अब आते हैं 9th हाउस। 9th हाउस कुंडली का क्या कहता है, और यहाँ पर राहु बैठने के बाद राहु का बिहेव कैसा हो जाता है? देखो, ये है भाग्य का खाना, ये भाग्य स्थान है, ठीक है, यानी कि बिलीफ, विजडम यहाँ से आ रही है। कहते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है, अगर देखना है तो 9th हाउस देखोगे, वहां पे कौन सा प्लेनेट है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके, जैसे कभी बृहस्पति बैठ गया या सूर्य बैठ गया या बुध बैठ, सूर्य बुध की युति बन के बैठ गई, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स बैठते हैं। लेकिन जब यहाँ राहु बैठ जाता है तो आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, या तो वो ट्रूली विजडम साइड चला जाएगा या फिर वो बिल्कुल ब्लाइंड बिलीफ में चला जाएगा। यानी कि या तो आप अंधा भरोसा कर रहे हो किसी पे, ठीक है, और या फिर आप खुद पे इतना भरोसा करते हो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इस तरीके की चीजें हैं 9th हाउस में, भाग्य का कारक हो गया ना राहु। अब वो आपको हाफ साइड ही ले जाएगा, या तो दे देगा पूरी विजडम ही दे देगा,
नहीं तो आप बिलीफ्स में रहो, इधर उधर के ब्लाइंड बिलीफ्स में, जैसे आपको लगता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ ये थोड़ा सा जब राहु यहाँ बैठ जाता है ना, तो थोड़ा रिलीजन क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। मतलब इसके दिमाग में ना धर्म को लेके बहुत बातें चलती हैं, ये अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, बहुत ही फोकस्ड होता है अपने धर्म को लेके, ठीक है। अगर 9th हाउस में राहु बैठ जाए तो, और यही राहु यहाँ बैठ के आपको बाहर के ट्रैवल भी करा देगा, लेकिन क्योंकि भाग्य का है और राहु है तो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा देगा आपके बॉस से, ठीक है, आपके गुरु से, ठीक है, और आपके माता पिता से कॉन्फ्लिक्ट भी करा देगा। ओके, 9th हाउस में बैठा होगा, 9th में, जहां आपको ज्ञान मिल रहा होगा ना, कुछ सीखने को मिल रहा होगा जिस किसी से, उससे कॉन्फ्लिक्ट करा देगा। ओके, गुरु से। और 9th हाउस का राहु 100% कॉन्फ्लिक्ट कब कराता है? क्योंकि इस राहु को ना मैनिपुलेट करने की आदत होती है। मैंने बोला ना, या तो ब्लाइंड बिलीफ पे जाएगा या अपने ऊपर ही विश्वास करेगा। सो ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है ट्रस्ट इश्यूज का पेशेंट हो जाता है इंसान, वो हमेशा कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है, और वो ट्रस्ट को ऐसे बता रहा होता है मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, अंदर से चल रहा है ट्रस्ट तो है नहीं। तो ये इस अपने बिहेवियर की वजह से ना अपने भाग्य को खुद ही भगा देता है, क्योंकि आपने मौके पे इंसान को तो मतलब ट्रस्ट किया नहीं, क्यों आप ट्रस्ट करके देखते ना। यही सिखाता है कि आप ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि आप अगर कर रहे हो तो अंधा विश्वास करो, फिर वो इंसान आपको धोखा नहीं देके जाएगा। हाँ, क्यों क्या इफ बट मत लगाओ, वो धोखा नहीं देके जाएगा। पर क्योंकि यहाँ बैठ के राहु एक्टिव कर देता है आपके शक के कीड़े को, शक का कीड़ा चल पड़ा। राइट। रिलेशनशिप इसलिए भी खराब होते हैं जब 9th में हाउस में राहु बैठ जाता है, ठीक है। और वहां पे रिलेशनशिप उसकी तरफ से खराब होगा जिसके 9th हाउस में राहु होगा। अगर लड़की की कुंडली में है तो लड़की की तरफ से इश्यूज हुए हैं, और लड़के की कुंडली में है तो लड़के की तरफ से। ओके, यहाँ से भी देखा जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे बहुत अच्छा भी है, बहुत नेगेटिव भी है, दोनों ही ले सकते हैं। राहु 6th 8th, जैसे कि मैंने बताया 3rd 6th 8th 11th 12th इन हाउसेस में फिर भी अच्छा है, जिसमें से 3rd और 6th में तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 11th में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी ओन पोजीशनिंग है। बाकी सब जगह पे ना आपको राहु को समझ समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि राहु पहले आएगा तो निगेटिविटी ही लाएगा, राइट, ठीक है। ये चाशनी में डूबा हुआ वो नमक का चम्मच है, जो बाहर निकलने के बाद नमक ही रहेगा, वो चाशनी उसके अंदर नहीं घुल पाएगी, क्योंकि वो नमक ही साबुत था। हाँ, बस समझने वाली बात है। हाँ, वो नमक ही साबुत था। अगर वो रॉक उसमें पाउडर फॉर्म में होता तो मेल्ट हो गया होता चाशनी में, वो तो खट्टा मीठा बन जाता। वो तो रॉक ही सॉलिड रॉक था, रॉ सॉल्ट था, वो कहाँ से मिल जाएगा उसपे सिर्फ चाशनी की परत है। शुरू में आएगा बहुत मीठा 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 मीठा, और उसके बाद एकदम से जुबान की ऐसी तेजी निकालेगा। लोग कहते हैं मरकरी की वजह से जुबान खराब है। कई बार मैंने बहुत लोगों के में देखा है मरकरी की वजह से जुबान खराब थी, राहु ने आके उसमें तड़का लगा दिया। मतलब जो लोग मीठे होते हैं पर अंदर से दिल के काले होते हैं, मतलब मीठी चूरी कह सकते हैं, मीठी चूरी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आते हैं 10th हाउस पर। कहते हैं कि बड़ा कर्म का भाव माना जाता है, जॉब से रिलेटेड आपके कर्मों को दर्शाता है। यहाँ अगर राहु आगे बैठ जाता है कुंडली के, एक्चुअली 10th हाउस इज द हाउस ऑफ शनि, राइट, ठीक है, कर्मा का हाउस है। राहु बैठ जाएगा तो आप या तो कर्म सुधार लो, मैंने लास्ट टाइम बोलता है सुधर जाओ, या तो सुधार दिए जाओगे। कौन सुधारेगा? भगवान। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एज ऑफ पीरियड होती है, और वो डिपेंड करता है आप कौन से लैटिट्यूड है, आपका क्या चार्ट है, क्या है, इन सब चीजों को देख के पता चलता है। वहां पता चलता है कि आपका कर्म कब एक्टिव हो रहा है। एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, जैसे मतलब ये मैंने करके भी देखा है कई बार, कि आप अपनी लग्न कुंडली में अगर काउंट करें 10th हाउस के हिसाब से, ठीक है, तो आपका ईयर ऑफ सक्सेस भी दिखाता है ये हाउस। ओके, किसी किसी कंडीशन में ये ईयर ऑफ सक्सेस भी दिखाता है। बट द हाउस ऑफ कर्मा, सक्सेस आपको एक लीप ईयर, एक 12 इयर्स के ट्रांजिट के बाद मिल रही है। तो उस 12 साल में क्या क्या हुआ है वो भी देखो, और वो सब हुआ होगा जो 12 भाव है।
यानी कि आप बीमार भी पड़े होंगे, आपके शत्रु भी बने होंगे, आपके दोस्त भी बने होंगे, आपके दोस्त आपको धोखा भी देके गए होंगे, आप कहीं लग्जरी की डिजायर भी कर रहे होंगे, कहीं आइडिया भी जनरेट कर रहे होंगे, कहीं पैसा भी कमा रहे होंगे, कहीं आपने सोचा होगा सब छोड़ देता हूँ, कहीं आप अपने ही बारे में सोच रहे होंगे। ये 12 खाने सब एक एक करके एक एक साल में आएंगे, राइट। ठीक है। और फिर आके जब 12वें खाने में जब राहु के पास आएंगे तो वहां जाके डिसाइड होगा कि यहाँ पे मिलना क्या है। अब आपने किस में सबसे ज्यादा पेशेंस खर्च किया, या किस में सबसे ज्यादा आप कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहे, किस सिचुएशन में, 5th हाउस की सिचुएशन में, या 6th हाउस की सिचुएशन में, या 7th में, या 8th में, या 9th में, या अच्छा, जिसमें मतलब भी। पूरा एक हाँ, मतलब एक वो पूरा एक वो निकालेगा, सार सार कैलकुलेट करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। ओके, ये है डिपेंड उसके हिसाब, आप वही है, डिपेंड करता है। ये कैलकुलेशन जो होती है ना, ये बड़ी डीप कैलकुलेशंस होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि ये इस जगह पे कैसे पता चल रहा है कि मेरा सक्सेस ईयर कौन सा है, ठीक है। प्लैनेट भी बैठा हुआ है, शनि बैठ जा रहा है, कभी चंद्रमा आ रहा है, तो किसी के में मरकरी बैठा है, तो किसी में कुछ भी नहीं है, राशि लिखी हुई है, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर राहु बैठ रहा है ना, फिर शुरू करेगा वहीं से, जहाँ से एंटी क्लॉक चलता है ना, हाँ, तो वो सीधे 9 से शुरू करेगा। 9 में देखेगा क्या था, आप अपने पिता के साथ कैसे थे, आपका भाग्य, आपने अपने भाग्य का कितना उपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, ठीक है, कितना फायदा उठाया, कितना बिलीव किया, कितना लोगों को धक्का मारा। फिर आ जाएगा 8th हाउस में, अच्छा आपको बीमारी भी हुई थी, आपने फोकस किया था या सिर्फ पैरासिटामोल खा के छोड़ दी थी। फिर शादी में ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, क्या हो, कैसे हो। फिर आ जाएगा 6th में, अच्छा शत्रु नहीं है, थे ये थे नहीं थे, ठीक है, आपने कैसे डील किया, आपने उन्हें मारा या भगा दिया, ये सब राहु कैलकुलेट कर रहा है। ओके, और करते 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 लाके आपको वहां रिजल्ट देगा। और वो जब देगा तो इसका मतलब, अब इसमें जरूरी नहीं कि पूरा 1 साल लग रहा हो, इसमें किसी चीज में 6 महीने लग रहे हैं, किसी में 1 साल लग रहा है, किसी में 18 दिन भी लग रहे होंगे, तो एक ड्यूरेशन निकल कर आती है। तो वो ड्यूरेशन जब यहाँ से पता चलती है ना, तो पता चलता है, जब राहु बताता है ना, तो फिर ढंग से बताता है, क्योंकि वो कर्म के स्थान में बैठ गया ना, तो यहाँ आके वो शुरू में आपको बड़ा 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 ही दिखाएगा सब चीजें, बहुत अपवाद के बाद में रियलिटी दिखा देगा। ये चीज है। तो 10th हाउस का प्लेसमेंट अगर राहु का हो जाए तो ये पावर में होता है, अपने इथिक्स की पावर में, सही गलत की पावर में, तो बेस्ट प्लेस माना जाता है। अनदर बेस्ट प्लेस ऑफ 10th हाउस, जैसे कि मैंने बोला 11th हाउस भी होता है, तो दैट इज अ एक्सीलेंट वन, पर 10th हाउस भी होता है, अच्छा प्लेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति होगा ना, वो बिजनेस का बहुत अच्छा इंसान होगा, उसको बिजनेस उसका बहुत जबरदस्त होगा, वर्कहॉलिक होगा, बहुत काम करेगा, मतलब एम्बिशंस भी बड़े बड़े, और उन पे पहुंचने का रास्ता भी सीधा। और क्योंकि लॉर्ड कौन है, शनि, तो एक हाउस का जो मालिक है, राहु आके उसमें बैठ गया है, तो उसको छेड़खानी थोड़ी ना करने देगा, उसको सिखाएगा, वो पहले उसी को सिखाएगा, तुम अब यहाँ आ गए हो तो यहाँ आके बाकी जहाँ जो तुमने धूम धड़ाका मचाया उसको मत करना, सिंपल तरीके से सब बता रहा हूँ, तो सिंपल तरीके से जाता है। तो इसलिए दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, क्योंकि ये शनि का हाउस है, करेक्ट, और आपको अच्छा अचीवमेंट देता है, सक्सेस देता है लाइफ में, स्टेबल सक्सेस, और इतनी सक्सेस दे देता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप उसे सही से यूज करो। और यहीं आगे अगर आप किसी के पॉकेट से 5 रुपए चुरा लो, तो 5 दिन के अंदर कहीं 50-60 हजार का आपका ही नुकसान हो रहा है। 5 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कौन झेलेगा? तो वो शनि की वजह से हुआ है ऐसा, ये चीज है। आप गलत करोगे तो फिर आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। वो क्योंकि शनि के घर में है ना, तो कहाँ वो बर्दाश्त ही नहीं होगा उस चीज से, ये चीज है, वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं। ओके, अब आते हैं मैम 11th हाउस पर। 11th हाउस में बैठा हुआ राहु किस तरीके का प्रभाव देता है व्यक्ति के ऊपर? 11th हाउस में अगर राहु बैठा है, दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली इन एक्सीलेंट पोजीशन। 11th हाउस को जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी में समझा है, मैं समझती हूँ 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठ जाए वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो मेरे खुद के भी कुछ प्लैनेट बैठे ही होंगे, ठीक है, आपके भी बैठे ही होंगे, पर वो रिजल्ट सही दे रहे होंगे, खराब नहीं दे रहे होंगे, मेहनत करा रहे होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि प्लेसमेंट राहु की हो रही है। अब अगर राहु 11th हाउस में आके बैठ रहा है, तो फिर आप समझ लो आपका तो एक एक्सीलेंट टाइम चल रहा है ऑटोमेटिकली। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे टाइम पीरियड में हो जहां पे आपको फायदा मिलना ही मिलना है, या आप 11th हाउस का राहु लेके मतलब लिया ही है, लग्न से लिया है या चंद्र से लिया है, तो दैट मीन्स कि मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन क्योंकि 11th हाउस का है, तो
वो एक कहावत है ना कि इफ यू वांट टू शो योर फेलियर सो टर्न इट इनटू बिग मैसिव सक्सेस, ठीक है। तो वो 11th हाउस का राहु होता है, ओके। जो आपको मैसिव सक्सेस दे देता है। एक समय तक फेल करेगा वो आपको, उसके बाद ऐसी सफलता देगा कि इंसान देखता रह जाएगा कि क्या हुआ, पैसा सब देगा सब, क्योंकि यहाँ आके राहु पॉजिटिव हो जाता है 11th हाउस में। यहाँ आके पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, पॉजिटिव अपब्रिंगिंग भी करा देता है, नेटवर्क्स आपके सॉलिड हो जाते हैं, पावरफुल नेटवर्क में होते हो आप, कोई ना कोई राजनेता अभिनेता ये सब आपके टच में होंगे कैसे ना कैसे करके। और यहाँ आके ना आपकी जो डिजायर्स होती है वो नेवर एंडिंग हो जाती है, क्योंकि आप अचीव करते चले जा रहे हो ना, एक एक करके चीजों को अचीव करते चले जा रहे हो। जितना जल्दी अचीव कर रहे हो आपका एक और हो रहा है। आप पता चला इसमें इस साल आईफोन नया लॉन्च हुआ है, आपने लिया, आपने अगले साल जाके दोबारा खरीद लिया, क्योंकि 11th हाउस का राहु है। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक लिया, अब आपको लगता है नया मॉडल आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसको अपडेट कर दो, तो डिजायर्स बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों के पास हाँ मैं कहती हूँ मर्सिडीज हो सकती है, ऐसे लोगों के पास हाँ मैं कहती हूँ BMW और ऑडी रखने का तरीका इन्हें ही आता है, क्योंकि इनकी डिजायर्स बड़ी होती है, तो इनको पता होता है कि इसको कैसे रखना है, तो उसको मेंटेन भी करते हैं ये। इसलिए 11th हाउस का राहु अच्छा होता है, अब ऑलवेज इन बेस्ट कंडीशन। क्या बात है मैम, जिसका भी 11th में अच्छा है, तो जैसे मैम ने कहा सबका ही अच्छा है, चाहे वो जिस भी डिग्री में है वो अच्छे ही रिजल्ट दे रहा होगा, कहीं ना कहीं अच्छे ही दे रहा होगा वो। क्या बात है। अब आते हैं मैम 12th हाउस, जैसे आपने कहा मोक्ष का भाव बताया जाता है कुंडली के अकॉर्डिंग, और यहाँ राहु बैठ जाता है, तो फिर कैसा उसका प्रभाव स्टार्ट हो जाता है? 12th हाउस का राहु जो होता है ये इंसान को किसी हद तक ऐसे थॉट में ले जाता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, छोड़ देना ही बेहतरी है, ऐसी कंडीशन में ले जाता है काफी हद तक, ठीक है। तो 12th हाउस का जो राहु होता है मोक्ष का घर है, ठीक है। तो राहु वहां पे बैठ गया, तो यानी कि आपकी सोच बंद हो गई। करेक्ट। आपकी जो टेक्निकल सोच थी, जो आप आइडियाज जनरेट कर रहे थे, जो इमोशंस आ रहे थे, वो सब खत्म हो गया। अब आप ऑटोमेटिकली माइंड से ही चीजों से दूर जा रहे हो, तो वो आपको मोक्ष देगा। और हाँ, 12th हाउस का राहु अगर मोक्ष दे रहा है, तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से आपको छुड़वा दे रहा है। मोक्ष का मतलब एक और होता है कि आपको इस देश से उठा के दूसरे देश में ले जाके रख देगा, ओके, दूर हो गए, दूरी तो करना था, कर दिया उसने, मोक्ष दे दिया उसने, जाओ। अब वहां जाके आप पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है, वहां जाके आप पैसा भी कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? क्योंकि 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 4th हाउस पे दृष्टि आ रही है, 6th हाउस पे दृष्टि आ रही है, तो वहां खाली तो आप बैठोगे नहीं, कुछ तो ऐसा कर ही रहे हो कि पैसा आ रहा है, ठीक है। तो पैसा भी आ रहा है, और आपके एक्सपेंसेस जो होंगे, जो 12th हाउस का राहु वाला होगा, उसके एक्सपेंसेस हमेशा सीक्रेटिव होंगे। या तो वो या तो उसको छिप के पैसा खर्च करना आता होगा, या वो छिप के पैसे कहीं जोड़ रहा होगा, या एक्सपेंसेस कुछ उसके ऐसे हिडन होंगे जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता, ठीक है। और साथ ही साथ एडिक्शन दे देता है, आदत लगा देता है किसी चीज की, जैसे सिगरेट की या ड्रिंक की। 12th हाउस का राहु दे देता है। साथ ही साथ आपको ये देता है, क्योंकि इतना कुछ घर से भी उठा के दूर कर दिया, ठीक है, नौकरी अच्छी दे दी, अब एक चीज अच्छी कर दी, एक चीज बुरी कर दी, ठीक है, तो रेस्टलेसनेस आ जाती है इंसान के अंदर। इन्हें थोड़े से स्लीपिंग डिसऑर्डर टाइप के हो जाते हैं, नींद नहीं आएगी जल्दी से, ठीक है, बहुत देर में या तो घूम घाम के आएंगे इधर उधर, तब जाके सोएंगे, या ये रात्रिचर होंगे, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होंगे और डे शिफ्ट में सो रहे होंगे। हाँ, ऐसा होगा इनका हिसाब, मतलब नाइट के, हाँ, नींद के साथ। कई बार ऐसा देखा गया कि राहु 12th हाउस में है, तो आपको, क्योंकि वो यूएस ले गया ना, तो अल्टीमेटली आप इंडिया के में पैदा हुए हो और यूएस में जाके काम कर रहे हो, तो देखा जाता है यहाँ के हिसाब से तो आप नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहे हो, तो वो स्लीपिंग डिसऑर्डर में माना जाता है। वो एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो दिख जाता है कि हाँ भाई ये है, इसको आदत रात में ही काम करने की, तो वो जब भी पर्सन वो इंडिया आएगा, वो रात में जग रहा होगा और दिन में सो रहा होगा, क्योंकि उसका टाइम अलाइनमेंट ही ऐसा है। तो ये चीज होती है। तो ये था पूरा का पूरा 12 घर राहु का कमाल सही में। अब मैम थोड़ा सा आपके लोगों के समझ में एरिस के अकॉर्डिंग तो आ गया, हम बात कर लेते हैं राहु लग्न के अकॉर्डिंग और राशि के अकॉर्डिंग, कि अगर इस राशि में राहु बैठा है लग्न में, तो कैसा उसका नेचर हो जाता है। मेष का हमारा व्यूअर्स देख ही चुके हैं, अब अगर टॉरस में आके राहु बैठा, हमने जैसे मेष के बारे में बात करी कि पर्सनालिटी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही हाउस की बात कर रहे हैं, राइट, अभी एक ही हम 1st हाउस की बात कर रहे हैं, और वहाँ हमारी राशियां अलग अलग हो रही है ना। जी।
ठीक है, तो हम मेष का तो कर ही चुके हैं, अब आते हैं हम वृषभ राशि पर। वृषभ में अगर राहु बैठा है लग्न में, जो 2 नंबर की राशि है लग्न में, जो भी अपनी कुंडली चेक कर रहा है वहां राहु बैठा है, तो फिर किस तरीके का यहाँ पे जो पर्सन होगा वो थोड़ा स्टबर्न होगा, थोड़ा सा स्टबर्न साइड होगा, वो उसकी जिद होगी, जिद्दी टाइप, और ये गुड जिद भी हो सकती है। बच्चे सब लोग कहते हैं स्टबर्ननेस इट मींस यू आर इन अ रॉन्ग वे यू आर गोइंग, बट इट कैन बी राइट ऑल्सो। ये राइट वाली कंडीशन में होता है। क्यों है ये राइट वाली कंडीशन में? क्योंकि ये आपको शॉर्ट, मतलब वो कह रहा है टाइम ज्यादा मत खर्च करो, लेकिन चीज सही ले आओ। ओके, मतलब किसी भी चीज की जिद हो सकती है, किसी भी चीज की, पार्टनर की भी जिद हो सकती है, खुद को ग्रूम करने की भी जिद हो सकती है, क्योंकि पर्सनालिटी का खाना है भाई, हाउस है ये, तो पर्सनालिटी के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। तो जो मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट आएगा वो आएगा स्टबर्ननेस, इसके अंदर स्टबर्ननेस होगा। ओके, और मिथुन लग्न है, अगर किसी का मिथुन लग्न है और राहु बैठा हुआ है तो वो इंसान टेक्निकली बहुत फास्ट है, उसे कोडिंग करा लो, कोडिंग में डाल दो सर, कोडिंग में करा लो, या उससे कोई भी ऐसी कोई ट्रिक ऐसी समझो जो जिस ट्रिक का शहंशाह वही है और कोई नहीं है, उसे आता है वो चीज। कर्क लग्न में राहु बैठा हो तो फिर कैसा प्रभाव? मन दौड़ता ही रह जाएगा बस उसका। ओवर थिंकर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मन दौड़ रहा है यानी ओवर थिंकर ही है, एट्रीब्यूट में ओवर थिंकर हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया वाला थिंकर हो जाएगा, हर समय सोचता ही रहेगा। सबसे ज्यादा सोचेगा वो अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि केतु की दृष्टि में 7वीं दृष्टि में आ जाता है ना 7वां खाना, सबसे ज्यादा सोचेगा वो अपने पार्टनर के बारे में। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टबर्न कह सकते हैं पार्टनर के प्रति भी, ऑब्सेसिव बोलेंगे पार्टनर को। ओके, ऑब्सेसिव बोलेंगे, है ना, डेस्परेट बोलेंगे, ये वर्ड्स जाएंगे यहाँ पे। अगर राहु बैठा हुआ है कर्क राशि में तो वो अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेसिव बना देगा। ओके, और कन्या लग्न में राहु आके बैठ जाता है तो फिर कैसा बिहेव होगा? कन्या लग्न में राहु बैठ जाए यानी वर्गों में, एक तो जिद्दी ऊपर से महाजिद्दी, ये तो सोने पे वो कहते हैं एक तो शेर ऊपर से सवा शेर, सोने पे सुहागा भी डाल दिया, तो आपने तो सब कुछ दे दिया इसको। एक कन्या राशि वाले बहुत जिद्दी होता है, जिद मतलब जिद, ये जिद के बेस पे कुछ भी करेंगे। कुछ कन्या राशि वाले बेचारे मुझे फोन करके शाम तक सुना भी देंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो मैं कहूंगी मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि ऐसा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी जिद गलत जा रही है। तो ये क्या करते हैं, कन्या राशि वाले जिद्दी होते हैं, और अगर वहां राहु है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो निगेटिव जिद को बढ़ा देंगे। ओके, यहाँ नेगेटिव आ जाता है और वृषभ में पॉजिटिव जिद्दी हो जाते हैं। यस, वृषभ राशि वाले को पॉजिटिव जिद्दी बना देगा और यहाँ पे नेगेटिव जिद्दी बना देगा। ओके, और सिंह लग्न है और उसमें राहु आगे बढ़ जाता है। भाई सिंह लग्न वालों, आप लोग गुस्सैल नहीं होते हो, जिस किसी ने भी बोला है आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। लियो वाले बढ़िया होते हैं। वही सिंह लग्न ही हो गया, और लियो वाले भी वैसे ही होते हैं जैसे सिंह वाले होते हैं। इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा ना कई बार लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे हैं सिंह लग्न से समझेंगे, कोई लियो से समझेंगे, इसलिए हम दोनों को ही डालते हैं, दोनों को ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके उसमें सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन कई हिसाब से या लिहाज से या कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। कई बार ये अचानक से धन भी दे देता है, तो इसकी जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये गुस्सा सोच समझ के करने लगता है। अच्छा। अगर राहु बैठ जाए तो ऐसे नहीं जाके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि राहु बैठा हुआ है ना, तो सोच समझ के देगा एग्रेशन को, बिना सोचे नहीं देगा। एग्रेशन आएगा, पर वो एग्रेशन नहीं जिसमें, क्योंकि मैंने कई जगह देखा, अरे सिंह राशि है, अरे सिंह राशि है तो क्या हो गया, ठीक है। आप खुद देखो, सिंह लॉर्ड कौन है, सन, ठीक है। गर्मियों में उसी धूप से भागते हो, सर्दियों में उसी धूप के लिए रो रहे हो, बिल्कुल। तो कैसे सिंह लग्न वाले गुस्सैल हो सकता है? वो सोच समझ के चलते हैं, लेकिन हाँ उनका रेसिप्रिकेशन हार्श होता है, इसलिए आप उनको खराब समझ रहे हो, उनको बुरा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के होता है, उनको पता है कब क्या बोलना है। लिब्रा लग्न हो, उसमें राहु बैठा हो, फिर किस तरीके भिगो के जूते मारने वाला काम कर देता है लिब्रा, अगर राहु बैठ जाए तो। हाँ भाई, आर नाम वाले जो होते हैं या लिब्रा वाले जो होते हैं ना, इनके लिए मैं सच में बता रही हूँ, आर नाम वाले आप हेल्पफुल होते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। अभी मैंने पीछे एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने बोल दिया आर नाम वाले हेल्पफुल नहीं होते। आर नाम वाले हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आर नाम वाले हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में 10 लोगों की लिस्ट है ना, तो उन 10 में से
उन्होंने किसी ना किसी एक को एक जगह छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि वो नहीं संभाल पाए होंगे ना इतना सारा। बिल्कुल। ये है, वो नहीं संभाल पाएंगे तो एक छोड़ा होगा उन्होंने, ठीक है। हम्म। लिब्रा वाले जो होते हैं, अगर उनके साथ राहु बैठ जाए, तो ऐसे इंसान के साथ जहां राहु बैठ जाए लिब्रा में जाके, जी। कहावत है जूते भिगो भिगो के मारना। राइट, करेक्ट, एग्रीड। मैंने देखा है। ठीक है, और बस खाते रहो। बिल्कुल, इसमें तो मैं 100% कह सकती हूँ, हाँ है। अरे भाई बहुत गंदा मारते हैं ये ऐसे। हेलो जी मैम। मैम, स्कॉर्पियो लग्न में अगर राहु आगे बैठ जाता है, फिर कैसा व्यक्ति का बिहेवियर हो जाता है? ये इंसान दोनों तरफ से जिद्दी होगा। अच्छा। ये पॉजिटिव जिद्दी भी है, नेगेटिव नेगेटिव जिद्दी भी है, जिद्दी क्योंकि ये डिटरमाइंड नहीं बोलूंगी इसे, इसको जिद बोलूंगी। इसको मैं बोलूंगी ना तो ये फैंटेसी लाइफ में है, पर कुछ ना कुछ तो इसको जानना है, ठीक है। फिर चाहे वो किसी इंसान से भी रिलेटेड हो। जब राहु आएगा स्कॉर्पियो में, यानी कि आपका वृश्चिक राशि वाले वैसे ही बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं। ऊपर से राहु आके बैठ जाए तो अब इनका दिमाग ना बहुत तेजी से जाएगा उसी तरफ जिस चीज को ये सबसे ज्यादा ढूंढना चाह रहे थे। सपोज इन्हें किसी का सच पता करना है, ढूंढ के निकालेंगे भैया, बिल्कुल जाएंगे उसके तह तक। जिद आ गई ना, डबल हो गई, अब जिद की पावर डबल हो गई जी, तो वो पूरा ढूंढ के निकालेंगे वहां तक। ये हाल है। क्या बात है। अब आते हैं मैम सैजिटेरियस लग्न, धनु लग्न में राहु आके बैठते हैं, फिर क्या सा बिहेवियर होता है? यहाँ पे डिपेंड करता है राहु की डिग्री से। ओके, यहाँ पे डिग्री चेक कीजिए। यहाँ डिग्री जरूर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि धनु यानी गुरु की राशि है, और फिर राहु गुरु चंडाल दोष बनाता है और लग्न में बैठ रहा है, ठीक है। तो अच्छा है या बुरा है, यहाँ डिग्री देखनी पड़ जाएगी, ठीक है। डिग्री के हिसाब से डिसाइड होगा कि अच्छा है बुरा है। लेकिन एक जर्नल बोलूंगी, यहाँ पे राहु थोड़ा सा शेडी बिहेव करता है, ओके, ठीक है, क्योंकि गुरु उसको बिहेव नहीं करने देता है ना। गुरु तो उसको डोमिनेट करेगा, तो शेडी बिहेविंग करता है। छोटे छोटे ऐसे किस्से कराता रहेगा लाइफ में इन लोगों के, सोचे ये क्या हो गया, फुलझड़ी छोड़, हाँ फुलझड़ी चलती रहेगी, पीछे बुझ गई, फिर जल गई, ऐसा चलता रहेगा इनके साथ। थोड़ा सा शेडी रहता है इनका। अदरवाइज गुरु नहीं इसको एक्टिवेट नहीं होने देता है, क्योंकि गुरु अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान प्लैनेट है। अब अगर डिग्री उसकी जातक अवस्था में आ गई, 15 से 25 के बीच में गई जी, तो एक ना एक दिन अपने 18 महीने के या 18 दिन के 18 घंटे का जो भी समय रहेगा इसका, जैसे 1.5 घंटे के लिए राहु आया, ठीक है, तो उस घड़ी में ये कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा कि भड़ाम करके बम बोले, क्योंकि वो अपना पूरा वो देखेगा ना, टाइम जोन देखेगा, तो टाइम जोन के हिसाब से मौका ढूंढ के एक्शन करने वाला बैठेगा। तब तक वो शांति से, जब मौका आएगा तब बात करूंगा, फिर वो बात कर लेगा वहां पे जाके। ये है। और यहीं पे कैप्रिकॉर्न लग्न में राहु आके बैठ जाता है, फिर कैसा बिहेवियर हो सकता है? जिसके जिसके में बैठा है सब पैसा कमाने के लिए रेडी हो जाओ। 6 दिसंबर के बाद कैप्रिकॉर्न में ही होगा राहु, ठीक है। 6 दिसंबर 2026 यानी 6 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु का गोचर होगा, 5 दिसंबर के बाद ले लो आप, ठीक है। तो 5 या 6 दिसंबर में जब भी आपकी कुंडली में आप देखें 10 नंबर की राशि में कैप्रिकॉर्न में आ गया राहु, तो बस वहां से आप पैसा जोड़ने की उम्मीद लगा के भी बैठ सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करेंगे। वो गोचर के अकॉर्डिंग, राइट ना? ये गोचर के अकॉर्डिंग था, लेकिन अगर राहु है ही बैठा ही है कैप्रिकॉर्न तो इसको हराना मुश्किल है। एक तो शनि, और राहु यहाँ आके बहुत डिसिप्लिन हो जाता है शनि के साथ, तो डिसिप्लिन वे में जाएगा, आप नहीं उसको बीट कर पाओगे। करेक्ट, भागो अब आप पीछे पीछे। ये है। ओके। और यही कुंभ लगन हो और उसमें राहु आके बैठता है, तो फिर कैसा हो सकता है? फिर जहां से पैसा मिले वहीं से ले लो। अच्छा, ये दोनों पैसे में जाएंगे। इनके इमोशंस वगैरह समझना या इनके किसी एक एट्रीब्यूट को राहु के थ्रू जज करना बहुत टफ है। दोनों सैटर्न के प्लैनेट है, ठीक है, वो ज़ोडिएक है, तो इनके एट्रीब्यूट्स को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे अब कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर वन। वो जैसा है वैसा ही दिखाएगा, तुम्हें पसंद आ रहा है आए, नहीं आ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई चॉइस, ठीक है, ऐसा होता है। और एक्वेरियस का क्या होता है,
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फैमिली को पहले कर लेता हूँ, थोड़ा सा जजमेंटल जाता है, हल्का स्लाइड जजमेंट जाता है, लेकिन दोनों होते सैटर्न के ही है, तो दोनों के लिए इक्वल वे में पैसा। हाँ, एक थोड़ा नीति संगत होकर जाएगा, एक का तो ये रहेगा कि पैसा कमाना है, चाहे जैसे पैसा कमाना है, करेक्ट, चाहे इधर से कमाओ चाहे उधर से कमाओ, और ये मल्टीपल वेज से कमा रहे होंगे। कैप्रिकॉर्न वाला फिर भी एक या दो रास्ते में ही होगा कि मतलब इधर से भाई नौकरी अच्छे से कर लूं, जुझारू तरीके से, क्योंकि बड़े वैसे होते हैं, ठीक है। और दूसरा अभी क्योंकि अगर इनकी पूरे ओवरऑल लाइफ की बात की जाए तो स्ट्रगलिंग होता है इनका। एक्वेरियस वालों का भी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहता है, कैप्रिकॉर्न वालों का भी लाइफ स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। ये दोनों साथ नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों साथ हो गए ना तो इनका झगड़ा इसी बात पर जाएगा कि नॉलेज तुम में ज्यादा है या मुझ में ज्यादा है। तो एक को थोड़ा सा, या तो अगर साथ हो ही नहीं सकते तो एक को झुकना और दूसरे को सर उठा के चलने वाली कोई बात ही नहीं है, साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉर्न और कुंभ के ही देखे गए हैं शादी में। और आप जाइए उन लोगों से प्रैक्टिकली पूछिए, हाउ इज योर मैरिड लाइफ इज गोइंग ऑन। 1% भी अगर निकल कर आ जाए कि वी आर हैप्पी, तो ठीक है। मतलब यह कि एक को झुकेगा तो शायद रिश्ते चल जाएंगे, अदरवाइज वहां पे कोई ना कोई एक जो है वो थोड़ा सा झुक के चल रहा होगा, ठीक है, या वो एक जो है वो सब कुछ कंट्रोल करके चल रहा होगा कि दूसरा बोल ही ना पाए, कैसे भी करे, ये होता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन और सबसे ज्यादा मिलता है। आप कुंडलियां उठाओ और देखो कि हस्बैंड का है तो पता चला वाइफ कुंभ होगी या हस्बैंड कुंभ होगा, और वहां अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो सेटिस्फैक्टरी जोन जो होता है ना वो बहुत लेस हो जाता है। ये अगर यही दोनों ज़ोडिएक किसी और साइन के पास चले जाएं, ठीक है, सपोज एरिस के पास चले जाएं या किसी के पास भी चले जाएं, मैं कहती हूँ किसी के पास भी चले जाएं, मे बी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, इनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, इनका करियर भी स्टेबल हो सकता है, क्योंकि दूसरा सपोर्टिव मिल जाएगा। यहाँ दोनों ना मतलब पकड़ के रखा है, तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन शर्त यह है कि एक ही जना कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक होता है ना ग्रिप कर रखा है, एक पकड़ होती है जिसमें हम दोनों ने इक्वल पकड़ बना रखी है, एक में होता है कि एक ने पूरा ग्रिप कर रखा है। तो वो जब एक ने जितना ग्रिप कर रखा है ना, वो रिश्ता यानी कहीं ना कहीं या तो झुक के चल रहा है या कंट्रोल करके चल रहा है। तो ये होता है इसमें। तो इन दोनों के साथ ये होता है, जब राहु इस राशि में आता है तो मेजर लूप होल लगता है पैसे में, और पैसा पैसा पैसा। लेकिन भाई पैसा बहुत सोच समझ के कमाना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते आता है उस रास्ते जाता भी है, ठीक है। तो इनके पास तो पैसा आना निश्चित है, 100% आना है इनके पास, तो आना ही आना है। तो ये इनके लिए तो यानी कि राहु का बैठना यानी कि सोने पे सुहागा हो गया, ये है। क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्टिव, मतलब ये वाला जो पर्सन होगा, जो कैप्रिकॉर्न होगा या एक्वेरियस होगा, ये इंसान 100% किसी ना किसी तरीके से बेटर कर रहा होगा, मेहनत करके। अब आते हैं मैम मीन लग्न है और राहु आगे बैठ जाता है, तो फिर क्या सभी सेम वैसे ही जैसे अभी हमने बात करी थी धनु की, सेम ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये भी जुपिटर की राशि है, और यहाँ राहु अगर आ जाएगा तो जुपिटर इसे थोड़ा संभाल के ले जाएगा। पर यहाँ पे इस लग्न में राहु जब आता है तो इंसान को परेशान करता है, फिनेंशियली परेशान करता है। जैसे मैंने एक बार बोला था, सेक्रेटेरियस में नहीं कर पाता, वहां थोड़ा जिदपन, वहां थोड़ा धनु का ना जो प्रभाव होता है ना, वो ये होता है कि कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा इमोशंस भी हैं मीन राशि वालों के पास, और थोड़ा पजेसिवनेस भी है, थोड़ा सा जानने की इच्छा है कि मुझे पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेवियर के हिसाब से जुपिटर रिप्रेजेंट अगर कर रहा है तो जुपिटर भी वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन जहाँ पे दो जगह जो सिमिलैरिटी है वो यही कि जुपिटर है अगर, तो बाहर तो आपको सक्सेस मिल रही है, आप बाहर तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, घर में आके आपको टर्बुलेंस हो सकता है, कैसा भी, आप इमोशनली कोलैप्स हो रहे हो, या आपको सिर दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं मेरी सेहत ही ठीक नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपका एग्जिस्टेंस इन द फैमिली, ठीक है, अमंग ऑफ फैमिली मेंबर, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा 100%। क्यों कम होगा? क्योंकि वो जुपिटर के एस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। और राहु जहां देख लेता है कि वो क्या करेगा कि बाहर तो उसने कर दिया आपका सब कुछ अच्छा, लेकिन घर में उसने इतने क्लैशेस करवा दिए कि इन द एंड आप कह रहे हो कि भाई मेरे को तो अलग लग जाके रहना है।
तो राहु ऐसा करता है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए मैं पूछूं, आप कहोगे कि इसके लिए क्या है, तो मैं कहूंगी पेशेंस इज द की ऑफ दियर लाइफ। ये जितना पेशेंटली चलेंगे, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस जो होता है ना, सब इमोशन से कंट्रोल होता है। ये जितना अपने इमोशंस पे पेशेंस ले आएंगे उतने सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ओके। जैसे अब इमोशंस की बात हो रही है, तो हमारी जो 12 राशि होती है उसमें सबसे इमोशनल राशि कौन सी होती हैं, जहां उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है अपने इमोशंस के साथ? एक्चुअली मैं बताऊं, सबसे ज्यादा इमोशनल राशि कोई सी भी हो सकती है। वैसे अगर कर्क राशि को देखें, ठीक है, इमोशनल होती है, और कैप्रिकॉन भी इमोशनल होती है, लेकिन थोड़ा उसने लाइफ के चैलेंजेस को सीखा होता है, इस वजह से थोड़ा सा देख सुन के इमोशनल होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बह गए तो बह ही गए। शुरू में हाँ, इनको समझने में दिक्कत होती है, लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है, और लोग इनको भी समझने में दिक्कत करते हैं, पर जब समझ में आ जाता है तो फिर समझ आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा धनु राशि इमोशनल होती है, लेकिन ये इनका जो इमोशंस होता है ना, इनका खुद का इमोशन इनको दिखता है, दूसरों का नहीं दिखता। ओके। मीन राशि वाले को दूसरे का भी दिख जाएगा, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। ये और जो धनु वाले होंगे वो ये खुद को देख रहे होंगे, मेरा इमोशंस क्या कह रहा है। इनके सामने आप अपने इमोशंस नहीं बता सकते, ये नहीं है इतने अच्छे लिसनर कि आपको सुने ज्यादा। ठीक है, दिखते जरूर है पर नहीं है, ये चीज है। तो कर्क राशि इज द गुड राशि, जिसके पास सबसे ज्यादा इमोशन होता है। वो कौन सी राशि है जिन्हें धोखे सबसे ज्यादा मिलते हैं रिश्तों में? सिंह राशि को मिलता है। ठीक है। और अब तुला राशि वाले कहेंगे मेरा नाम फिर ले लिया। तुला राशि वालों को मिलते हैं ना धोखे, इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे नेचर के होता है। मैंने बोला हम्बल होता है, तो इस चक्कर में इन्हें धोखे मिल जाते हैं। और ये भी एक रीजन होता है कि ये चीजों को फिर हेल्प करना छोड़ देता है। ठीक है। अनदर राशि इज जो धोखे मिलते हैं सबसे ज्यादा, चीटिंग सिनेरियोज जो आता है वो अगेन आपका इसमें आ जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा। ज्यादातर करके मेष राशि वाले भी चीटिंग दे भी देते हैं और इनको मिलती भी है, चीट आउट हो जाते हैं। ये होते हैं जिनको मिलती है कहीं ना कहीं। ओके। और एक जैसे होता है ना, कुछ ऐसी राशियां भी होती होंगी जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, इतना प्यार देते नहीं है पर प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। वो तो सिर्फ मिथुन है, इन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। इन्हें बहुत प्यार मिलता है, इन्हें सबसे प्यार मिलता है, पूरी दुनिया इन्हें प्यार करती है। ये दुनिया के लाडले होते हैं। हाँ, ये दुनिया के लाडले होता है, किसी को भी अपना बना लेंगे। किसी की कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना इनकी, मीठा 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 बोल के निकल जाएंगे। और इनके तो चम्मच में नमक भी नहीं होता। छाछ नहीं लेके चलेंगे सब में। हाँ, ये कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना इनकी। मिथुन राशि है जिन्हें बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, बहुत इनको बहुत ज्यादा मतलब पैम्पर करके रखता है। ठीक है, ये पैम्पर चाइल्ड होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो मिलता है लिब्रा को भी मिलता है और एक्वेरियस को भी मिलता है प्यार। ठीक है, दोनों को मिलता है, लेकिन एक्वेरियस थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में रहता है। तो ये डिपेंड करता है प्यार मिला कैसे। हाँ भाई, फैमिली से मिला या पार्टनर से मिला, ये भी थोड़ा सा कंसिडर कर ले लोग बाग यहाँ पे। ऐसे नहीं कि कुछ भी कि हाँ आपने बोल दिया एक दो फैमिली ने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्यार मिलता जरूर है लेकिन। बिल्कुल। अब एंड की तरफ तो है ही मैम, एक ऐसा सवाल जो 2026 तो आ ही रहा है, 2026 में वो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, धड़ाक कहते हैं ना चारों तरफ से पैसा बारिश तो होगी होगी, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है 2026 में? कौन सी राशियां हैं? तुला, मकर, वृश्चिक। ओके। इन तीनों को पैसे मिलेंगे। और नेक्स्ट होगी 4th नंबर पे मिथुन। अब आप उसको कैसे भी लिस्ट वाइज सेट कर लीजिए, आना तो इन चारों के पास है क्योंकि ये चारों मेहनत करेंगे। ओके। ऑल्दो तुला पे ढैया चल रही है लेकिन मेहनत करेंगे। और वृश्चिक राशि वाले इस बार इसलिए पैसे वाले हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने ना जो डिटर्मिनेशन पकड़ी है ना, वो सही पकड़ी हुई है। फोकस आ गया है इनका। अब डिटर्मिनेशन में अगर फोकस आ जाएगा तो फिर तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा। ओके। अब एंड की तरफ तो है ही, हमारी ऑडियंस ने आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छे से देखा। अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? मेरे से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देख के पेज को ऐसे साइड ना करें, लाइक भी करें। ठीक है। सब्सक्राइब करें। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के लिए अलाउड है, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल उस पर नहीं रिसीव होगी क्योंकि वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही बना हुआ नंबर है। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे ही चलता है खाली। तो ये करिए और फॉलो करिए।
सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ। अब आते हैं, ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट के दौरान आपके मन में बहुत सारे प्रश्न और सवाल इकट्ठे हो गए होंगे कि शायद मैम ये पूछ लेती, होस्ट ने ये नहीं पूछा। तो प्लीज़ अपने विचारों को वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ, भर-भर के कमेंट करिए। हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे सवाल हों जिनके बारे में आप जानते हो सकता है राहु आपके कौन से साइन में बैठा है और मैम ने जो बताया काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, फिर भी आपके मन में सवाल आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स में डालिए, जितना आपके कमेंट आएँगे, हो सकता है आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिटेल में फिर से हम डिस्कस करेंगे आपकी ही राशि को लेके। तो जितने ज़्यादा एक राशि को लेके कमेंट आएँगे उतनी ही जल्दी एक नया एपिसोड आएगा जहाँ आपको डिटेल में उसके बारे में जान मिलेगा। साथ में ऐसा होता है कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मैम को आप डीएम करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, पहले तो उन्हें फॉलो करिए और उसके बाद उन्हें आप डीएम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, आप उन्हें व्हाट्सअप करिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। बात आती है कि किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल रहा है और इन फ्यूचर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और सीखनी है तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम बहुत जल्दी कोर्सेज लेके आ रही हैं जहाँ आप डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और अपना आने वाला फ्यूचर सेफ कर सकते हैं। अपने घर की, अपने आसपास की कुंडली देख सकते हैं और इसमें आप कहीं ना कहीं एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैम को कांटेक्ट कर लीजिए और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर